नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर से देश परेशान है। अब इसी बीच तीसरी लहर की भी बात उठने लगी है। बड़े एक्सपर्ट्स और सरकार की एजेंसियां भी तीसरी लहर के लिए आगाह कर रही हैं। पहली लहर को हमने मात दे दी है, दूसरे को हराएंगे, लेकिन तीसरी लहर में हमें सावधानी ही बचा सकती है। डॉक्टर्स ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है, जिसमें बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ने की बात हो रही है। आज महाबहस में हमारे साथ मशहूर डॉक्टर्स हैं जो बताएंगे कि क्या तीसरी लहर का खतरा है, अगर है तो क्या बच्चों पर असर डालेगी, तो तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाया जाए। आज महाबहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बेकाबू महामारी, तीसरी लहर सबसे भारी। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक? तीसरी लहर का डर होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, जिससे आप अपने को बचा पाएं। और बचाव के उपाय पहली लहर में भी वही थे, लक्षण भी बीमारी के वही थे, दूसरी लहर में भी वही है, तीसरी लहर में भी वही है। तीसरी लहर का बच्चों पर कहर। हमारी चिंता है वो बच्चों की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, उनकी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। तो बच्चों के पास जब जाएं तो ज़रूर मास्क लगा के जाएं, बच्चों को बाहर ना जाने दें। तीसरी लहर की बारी, कैसी है तैयारी? इस बार हम लोग की क्लिनिक में शुरुआत से मैंने देखा कि कुछ बच्चों में लक्षण आ रहे थे और शुरुआत करी, और इत्तेफाक की बात है कि उनके घर में कोई पॉजिटिव नहीं था और शुरुआत बच्चों से हुई, और बच्चों ने इस तरह से कोरोना पॉजिटिव होकर फिर बाकी घर में और भी लोग स्प्रेड हुए। जो सेकेंड वेव थी, इसमें बच्चों में इन्फेक्शस रेट कम है, और जो तीसरी वेव जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये बच्चों को लिए ज़्यादा घातक होगी। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं, आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर परमेश्वर अरोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। इसके अलावा डॉक्टर के पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि हमारा मकसद डराना कतई नहीं है। हम चर्चा को दो हिस्सों में करेंगे। पहले ये खतरा कितना बड़ा है, और दूसरा इस खतरे से बचने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए। डॉक्टर के पांडे सर, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। क्या है ये तीसरी लहर सर, और कितना खतरनाक है? देखिए, तीसरी लहर आएगी तो जरूर, और खतरनाक भी काफी होगी। उसकी वजह क्या है? हमारे वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है, दूसरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब तक 70% के आसपास 60 to 70% लोग पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट नहीं होती या इन्फेक्टेड नहीं होती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। और बच्चे जो हमारे करीब 41% होते हैं 18 साल से नीचे, उनको वैक्सीन अभी लगनी शुरू नहीं हुई। तो जैसे ही ये एक्सपोज होंगे तो इनको बीमारी हो जाएगी। जो दूसरे देशों में भी जो चर्चा हुई है और वहां के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, यूएसए का मैं बता रहा हूं कि दिसंबर तक वहां अगर 2 केस पर मंथ आता था, तो दिसंबर के बाद वहां 10 केसेस पर मंथ आने लग गए, और उसमें से 60% को आईसीयू की जरूरत पड़ी। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। आज सेकेंड वेव में बच्चे उतने सिक नहीं हो रहे, माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वहां अमेरिका के फिगर्स हैं, और आगे ये पाया गया है कि जब भी तीसरी वेव आएगी तो बच्चों पे ज्यादा भारी पड़ेगी और उनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ेगी। मैं साफ बता रहा हूं कि यूएसए में 60% बच्चों को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ी है, जो आज हम आज सोच भी नहीं सकते। हमारे पास बच्चों के लिए कोविड से डील करने का छोटे शहरों में खासतौर से कोई प्रबंध नहीं है, बड़े शहरों में भी बहुत कम प्रबंध है। तो सरकार को इसमें सतर्क हो जाना चाहिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर्स, जो हाई फ्लो नेजल कैनुलाज हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी, सारा कुछ सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। अदरवाइज संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन तो हम इतने लोगों को लगा नहीं सकते, 90-100 करोड़ लोगों को हम अगले 2-4-6 महीने में लगा नहीं सकते। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा तैयारियां कर लें, जो हमारे पास टाइम मिल रहा है उसमें। ठीक है सर, इन तरीकों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बातें और समझाइए सर
कि इस तीसरी लहर में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? क्या वायरस का जो स्वभाव है उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये वायरस हर दिन अपना कुछ ना कुछ रूप बदलता रहता है, जेनेटिक कोड बदलता रहता है। तो ये जब वायरस जीन जेनेटिक कोड बदल रहता है, वो स्मार्ट वायरस हो जाता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को वो एस्केप कर जाता है। इम्यून सिस्टम आपका उसको पकड़ नहीं पाता, और जो वैक्सीन हैं, हो सकता है आगे वैक्सीन भी कुछ जो स्ट्रेन्स हैं उस पर असर न कर पाए। अभी तक तो हमारी वैक्सीन काम कर रही है, जैसे कोवैक्सीन भी जो नए स्ट्रेन्स आए उसमें काम कर रही है, और अभी तक जो भी स्ट्रेन्स आए हैं उस पे वैक्सीन हमारी अच्छी काम कर रही है। वो लोगों को बीमार तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है सीरियस ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन थर्ड वेव में नॉर्मली नए स्ट्रेन्स जो आते हैं और जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन नहीं है वो ज्यादा खतरनाक रोल प्ले करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, डॉक्टर विशाल पराशर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि तीसरी लहर के बारे में आपका क्या आकलन है? क्या लग रहा है कि कौन सी वो समय अवधि होगी, कौन सा वो महीना होगा जब हिंदुस्तान इस तीसरी लहर का प्रकोप भी झेल सकता है, या फिर उससे पहले हम इतना सक्षम हो जाएंगे कि हम इसको टाल दें? दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, हम पर डे देख रहे हैं 4 लाख के अराउंड केसेस जो हमें रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अगर इसी हिसाब से अगर केस बढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द विद इन अ मंथ और विद इन 1.5 मंथ हमें थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। सेकंड, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने कहा, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बिकॉज पहली जो वेव आई थी वो ओल्ड एजेस जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए ज्यादा खतरनाक थी। जो सेकंड वेव आई है, जैसे कि ये फर्स्ट म्यूटेट स्टेन है, या सेकंड लहर में जो ये म्यूटेटेड स्टेन जो आई है, ये इम्यूनिटी स्किप करती है, ये यंग जनरेशन के लोगों को पकड़ती है। यंग जनरेशन के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब जो थर्ड स्टेन आएगी, अगर भगवान ना करे वो म्यूटेटेड स्टेन आई थर्ड स्टेन, तो वो डेफिनेटली बच्चों को पकड़ेगी। उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये लहर अभी भी टाली जा सकती है विद प्रॉपर प्रिकॉशन, जो कि लोग नहीं ले रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूं मार्केट्स में, मैं देख रहा हूं बहुत उल्लंघन हो रहा है। लोग नहीं पहन रहे हैं मास्क, लोग नहीं सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। आप देखिए, मार्केट में निकलिए, आप खुद जान जाएंगे कि लोग कितने जागरूक हैं या नहीं है। लोग जागरूक अभी भी नहीं हो रहे, या आंख बंद करके लोग चलना चाहते हैं। लोग अपने आप को ये पट्टी बांध के बैठे हैं कि हमें कोविड नहीं है। इवन ओपीडीज में भी जब सिम्टम लेके आते हैं पेशेंट्स, और मैं समझाता हूं कि दिस माइट बी ए कोविड, तो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हमें कोविड नहीं है। ऐसे करके 5 दिन 7 दिन निकाल देते हैं, 8 दिन निकाल देते हैं। उसके बाद वो 8-10 दिन ना कोविड वाले प्रिकॉशन लेते हैं, ना अपने आप को आइसोलेट करते हैं। उसका निकलता ये है कि वो अपने साथ साथ 10 लोगों को और इन्फेक्टेड कर चुके होते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम चाहें तो संभल सकते हैं। थर्ड वेव तो डेफिनेटली आएगी, बट हम उसके लिए प्रिपेयर रख सकते हैं अपने आप। उस प्रिपरेशन पर हम आपसे बातचीत करेंगे सर, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, ये जो दूसरी लहर आई है सर, हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, और आप श्वास रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो तीसरी लहर होगी, अगर वो होगी तो उसमें क्या इससे भी एक कदम आगे बीमारी निकल जाएगी? इस बार जिस तरीके से ऑक्सीजन की हम किल्लत देख रहे हैं, क्या आगे हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? एक नई प्रकार की परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी? अमित, जिस प्रकार से पहली लहर, दूसरी और अब तीसरी की जो बातें हो रही, इसमें जो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो जो सिम्टम्स हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगभग सेम है। उसी प्रकार से निमोनिया पहली में हो रहा था, दूसरी में भी हो रहा है, लेकिन चूंकि संख्या ज्यादा है इस समय, इसलिए वो ज्यादा नजर आ रहा है लोगों में। लेकिन जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो लगभग उसी प्रकार का है, जैसे कि 90 से लगभग 85-90% लोग अभी भी ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड हैं। इससे जो 10% हैं, उनमें ये जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के लोग हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि आज जो सेकेंड वेव को हम लोग, ये बात भी सही है कि जो वायरस है उसका म्यूटेशन हुआ है और प्रसार तेज है इस समय, लेकिन हम लोग धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से बच्चे स्पेयर्ड थे पिछली वाली वेव में, इस समय भी बच्चे और जो एडोलेसेंट हैं वो बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं अभी भी।
तो ये देखना कि आगे वाली तीसरी वेव बच्चों को कितना प्रभावित करती है, अन्य लोगों को कितना करती है, ये देखने वाला है। नहीं सर, मेरा सवाल मैं कहूंगा कि इस वक्त मेरा सवाल इसलिए था कि इस बार हमने दूसरी लहर में देखा कि वायरस का जो स्वरूप बदला वो गले को बाईपास करते हुए सीधा लंग्स में जाके इन्फेक्शन को फैला रहा था। मतलब आरटीपीसीआर में भी कई बार ऐसा होता था कि लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आती थी, लेकिन सिटी स्कैन में वो पकड़ में आता था। तो क्या तीसरी लहर में कुछ ऐसा भी होगा क्या कि बात सिटी स्कैन से आगे निकल जाएगी? अमित, ऐसा नहीं है कि वो नाक और गले को बाईपास करके लंग्स में जा रहा है, वो उसी प्रोसेस से जा रहा है। फिर भी वो नाक से ही जा रहा है, मुंह से जा रहा है, गले में जा रहा है, पहले वहीं से आगे जा रहा है, लेकिन जो स्वरूप है वो लगातार बदल रहा है। ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली अभी आप देखेंगे कि जो निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी ज्यादा, पहले भी थे, लेकिन इस समय क्वांटम बड़ा है, गांव-गांव तक इन्फेक्शन है, कम्युनिटी लेवल पे अगर हम देखें तो काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ऐसे में जो संख्या हमारे पास आ रही है वो हमें दिख ज्यादा रही है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो डिवीजन है जो केसेस का, वो आज भी उसी प्रकार का है जैसा पहले था। हाँ, ये बात सही है कि ये जो स्ट्रेन नया आया है वो हमारी जो कुछ किट है, जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, आरटीपीसीआर है, उसमें कई चीजों को वो मतलब डिटेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब नई किट और बेहतर डेवलप हो रही हैं तो हम लोग इसको भी पकड़ने में कामयाब रहेंगे और जो प्रिजम्पटिव कैटेगरी के जो मरीज हैं उनकी संख्या वो कम कर सके। ठीक है, डॉक्टर के पांडे सर, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर ही होगा, तो कुछ तरीके बताइए, कुछ उपाय बताइए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया जा सके। बच्चों को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशन बरते जा सकते हैं, उसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं सर? सिम्टम्स बताना चाहूंगा जो बच्चों में खास तौर से हम लोग देख रहे हैं। बच्चों में फीवर नहीं हो रहा है, खांसी जुकाम बहुत नहीं हो रहा है, बच्चों में टट्टी उल्टी हो रही है, आंखों के अंदर लाली आ जाती है, शरीर में रैशेज हो जा रहे हैं और हेडेक वगैरह भी हो रहा है। लेकिन जीआई सिम्टम जिनको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम, जिसमें टट्टी, पेट दर्द, उल्टी, ये सिम्टम्स बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उनको कोविड में ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो बच्चों में ये खास चेंज है। साथ में आंख के अंदर, आंख में लाली हो जाती है, जैसे आंख आती है बच्चे की ना, वैसे आंख के अंदर लाली आ जा रही है। तो बच्चों में ये खास बात है। जो रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात है, मैं ये कहूंगा जो इनिशियल लेवल पे करते, बच्चे को हेल्दी खाना दे, बाहर का ना खिलाएं, हरी सब्जियां फल ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। अगर आपके बच्चे को विटामिन D3 नहीं मिला हुआ है तो जरूर दें। जिंकोबिट वगैरह या इस टाइप के जिंक के और मल्टीविटामिन सिरप दे सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स खिलाएं, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना। लेकिन बेसिकली स्पेशलाइज्ड आप कुछ नहीं कर सकते अभी इस वक्त। बच्चे को अगले 1 महीने तक मैं नहीं कहूंगा कि घर से आप बाहर खेलने के लिए भेजें, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेद क्या कहता है डॉक्टर साहब इस तीसरी लहर को लेकर? क्या लग रहा है आप लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ होगा, और होगा तो कितना खतरनाक होगा? आयुर्वेद कैसे देखता है इस तीसरी लहर को? देखिए, तीसरी लहर की बात करना भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पब्लिक लेवल पे या मीडिया लेवल पे जो है बहुत रेलिवेंट नहीं है। मैं ये बात आज सुबह से बहुत सारे चैनल्स में बोल चुका हूं कि इस समय जब हम लोग सेकंड लहर जो है वो हम त्राहिमाम मचा रही है, हम लोग जो है अपनों को खो रहे हैं, तो ऐसे समय में जो है कहीं ना कहीं तीसरी लहर की चिंता पब्लिक को देना, ये मैं बिल्कुल भी जो है इसको तर्क संगत नहीं समझता, न्याय संगत नहीं समझता, एक अच्छी अप्रोच नहीं समझता। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वो बैठ करके अपने बंद कमरे में बात कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पब्लिकली थर्ड लेयर को लेकर के कि साहब ये बहुत डेंजरस होगी, बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं आज न्यूज 18 के माध्यम से कि आपको कोई परवाह कम से कम एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन, इस कम से कम थर्ड लेयर की करने की आज तो जरूरत नहीं है। आपको सेकंड लेयर जो अब लहर चल रही है उसमें जो कुछ आपको बताया जा रहा है प्रिवेंशन के लिए 3 स्टेप। पहला हमारा जो है एब्सोल्यूट प्रिवेंशन, जिसमें मास्क लगाना, बाहर भीड़ में ना जाना, हाइजीन मेंटेन करना। सेकंड जो है हम बता रहे हैं कि आप
भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, गरारे कीजिए, नीम चबाइए, काली मिर्च में नमक डाल करके लीजिए, सो दैट डे टू डे न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। और तीसरे में अगर आप पहुंचते हैं तो आयुर्वेद जो अपने आप में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल के कंसेप्ट को लेके आता है। देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 साल से विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और मैंने जो है लाखों पेशेंट को जिनको वायरल डिजीज थी अपने आयुर्वेदिक वायरल एंटीवायरल मेडिसिन से ठीक किया है। और आज भी कम से कम 500-600 पेशेंट कोविड के जो हैं वो मुझसे ट्रीट ले रहे हैं एवरी डे। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूं, 500-600 पेशेंट हर दिन मेरे को संपर्क कर रहे हैं और हम उनको आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल ही कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो जो एलोपैथिक साइंस है वो बड़ी स्पेशलाइज साइंस है। वहां पर क्या की एंड लॉक का कॉन्सेप्ट होता है कि जरा सा चाबी बदली नहीं कि ताला नहीं खुलेगा। हमारे आयुर्वेद में जो एंटीवायरल मेडिसिन है दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा सर हमें लोगों को चिंता में नहीं डालना चाहिए। सर हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम नहीं चाहते हैं कि लोग चिंतित हों ज्यादा, लेकिन लोग जागरूक हों, हम ये चाहते हैं। चूंकि बच्चों को लेकर बात हो रही है तो हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या आयुर्वेद भी इस तरीके का कोई उपाय बताता है क्या कि बच्चों को इस तीसरी लहर से बचाया जा सके, या अगर वो खतरा आता है तो उस खतरे से पहले उनको स्ट्रांग किया जा सके, ऐसा कोई उपाय है क्या सर? संक्षेप में जल्दी से। बिल्कुल, देखिए आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी बच्चों की बड़ों की तो डेफिनेटली ना केवल हम कोविड से बचेंगे, किसी भी बड़ी बीमारी से हमको हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बचाती है। तो डेफिनेटली जो है बच्चों को सबसे पहले, जैसे पहले हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि इस समय घर का खाना, ताजा खाना, गरम खाना, ये अब सुपाच्य खाना अगर आप आदत डलवाते हैं कि भाई देखो अगला जो 1 साल है वो थोड़ा टफ है, तो इसमें आपको बाहर की चीजें जिन्हें खा करके अक्सर हमारे पेट खराब हो जाते हैं, हमारे गले खराब हो जाते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। विटामिन सी आज एक तरह से पूरे वर्ल्ड ने स्वीकार किया है कि विटामिन सी जो है बहुत अच्छा एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। तो सबसे प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर में विटामिन सी के रूप में आप बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, बड़े शौक से खाते हैं, रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खिलाइए। साथ में तुलसी का प्रयोग बच्चे बड़े आराम से कर ले रहे हैं। अगर गर्म पानी में उनको तुलसी की कुछ ड्रॉप्स डाल करके रोज देते हैं तो उनका बहुत अच्छा एंटीवायरल कवरेज मिलता है। और एक चीज जो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं लेकिन बहुत अच्छा टॉनिक है वो है मुनक्का। मीठा मीठा मुनक्का है, वो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। अगर मुनक्का ना खाएं 1% तो आप किशमिश उनको दे दीजिए। तो किशमिश, हल्दी वाले दूध की आदत बच्चों को डालिए। उनको कोशिश कीजिए कि वो ठंडी चीज और खट्टी चीज से दूर रहें। ठंडी चीजें मतलब आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रिज से निकली हुई ठंडी चीजें हो गई, पानी हो गया। फिर आप खट्टी चीजें अक्सर हमारा गला खराब करती हैं। जितनी भी प्रिजर्व चीजें हैं, जितनी भी डब्बा बंद चीजें हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में अक्सर साइट्रिक एसिड जो खटास लिए हुए होता है। तो आप इस तरह की चीजें अवॉइड करें। तो बच्चों को प्राणायाम की आदत डलवाएं, उनको फिजिकल वर्कआउट की आदत डलवाएं जो दिन भर बैठकर कंप्यूटर खेल रहे हैं। सो डेफिनेटली उनको डाइट में, उनको लाइफ स्टाइल में और उनको टॉनिक के रूप में वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स जिससे हम बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हैं। ओके सर, अगर इम्यूनिटी हम उम्मीद करते हैं इस वक्त जो दर्शक सुन रहे होंगे वो आपकी इन बातों का लाभ जरूर उठाएंगे, उसको इन तमाम बातों को आदत में ले आएंगे। डॉक्टर विशाल, जिस बात का जिक्र इस वक्त डॉक्टर परमेश्वर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को चिंता में नहीं डालना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, लेकिन सर जागरूक तो करना होगा ना। मतलब आंख मूंद लेने से गड्ढा पट तो नहीं जाएगा, अगर गड्ढा है तो उसके लिए क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने भी सही है, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि लोगों को अगर हम ये बात करेंगे तो डेफिनेटली डर लगेगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे लास्ट टाइम जब फर्स्ट वेव आई थी, बीच में सब ऐसे लगने लगा था एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है, मार्केट सब खुल गई, लॉकडाउन खुल गए, लोग बेपरवाह हो गए। तो अगर हम उस टाइम भी थोड़ा सा अगर इस चीज को हम पुशअप करते कि अभी डर है, अभी डरो, तो हो सकता है सेकंड वेव में इतना ज्यादा नहीं होता। फर्स्ट में क्या हुआ, हम डरे ज्यादा, केसेस हुए कम। सेकंड में क्या हुआ, हम डरे कम, केसेस हो गए ज्यादा। तो प्रोस्पेक्टिव थ्योरी हो गई इसमें। तो अगर हम पहले भी इन चीजों पे फोकस करते कि देखो भाई ये नियम उल्लंघन मत करो, सेकंड वेव आ सकती है, ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, हम अपनों को खो सकते हैं, तो हो सकता है सेकंड वेव का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता।
तो यहाँ बात डरने या डराने की नहीं है। डेफिनेटली ठीक है, पैनिक हम नहीं क्रिएट करना चाहते, बट जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इतना सफर कर रहे हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, बेड नहीं है, हम मल्टीपल टाइप की मेडिसिन यूज करके देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट यूज करके देख रहे हैं। ऑब्वियसली आयुर्वेद भी यूज कर रहे हैं लोग, होम्योपैथी भी यूज कर रहे हैं, एलोपैथी का भी पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एलोपैथी ही है, सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक हमारे पास कोई एक पुख्ता, हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि इसे देंगे तो हम सक्सीड कर सकते हैं। स्टिल हमें पर डे मॉनिटर करना पड़ता है, 4 आवर्ली हमें सैचुरेशन, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज्यादा मुसीबत है, सीकेडी, सीएनडी, जिनको लिवर किडनी डिजीज को ज्यादा, तो हमें जागरूक करना पड़ेगा, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सर डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम उपायों पर बात करें सर, खासतौर से वैक्सीनेशन की बात करें, हमने पहले देखा कि 65 प्लस लोगों को वैक्सीन लगी, फिर 45 प्लस लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, अभी 18 प्लस भी हो गई है, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। अगर आगे ऐसा कुछ होता है, तीसरी लहर से हमें बचना है, खासतौर से अगर हम उपायों की बात करें और बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो फिर क्या लगता है आपको, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी? क्या वो समयावधि होगी जब हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में हम बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई वैक्सीन लगा पाएंगे? ये संभव हो पाएगा क्या सर आसानी से सब? देखिए, मैं पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर परमेश्वर जी ने बोला कि जागरूकता तो जरूरी है, लेकिन डरना, ज्यादा डराना इस समय, क्योंकि बहुत दहशत में लोग हैं, उस समय इस पे रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रिपेयर्डनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो सरकार प्रिपेयर्डनेस कर रही है उस पर ध्यान ज्यादा दिया जाए, ऑफिशियल समझें, डॉक्टर समझें, सब लोग समझें, लेकिन जैसे ये ओवर होती है तब हम लोग इसका शोर शुरू करें मचाना कि भाई ये सेकंड ओवर हो गई, अब थर्ड आएगी, इसके लिए पहले से हम लोग उसको जागरूकता में बदल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इस समय दहशत में ज्यादा हैं लोग, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। रही बात वैक्सीनेशन की, जो आपने सवाल किया है, बहुत रिलेवेंट है। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है 2 ही तरीके से हो सकती है। एक तो है कि इन्फेक्शन हो लोगों को, वो ठीक हो और इम्यून हो जाएं। दूसरा है कि हम लोग वैक्सीनेट करें और इम्यून कर दें। यही 2 तरीके हैं। जब तक 70% ऑफ द ससेप्टेबल पॉपुलेशन इस हर्ड इम्यूनिटी को अचीव नहीं करेगी, तब तक हम लोग इस लहर को चलाते ही रहेंगे, कोई ना कोई लहर आती ही रहेगी और म्यूटेशन भी हो रहा है लगातार। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि वैक्सीनेशन ड्राइव, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जहां तक अगर डेवलपमेंट की और इसके एक्सपेंशन की बात करें तो बहुत जरूरी है कि अभी एक्सपेंशन होना चाहिए वैक्सीनेशन की। जो डोजेज हैं उनके बनने का, कोविशील्ड की 6 करोड़ डोज बन रही है, कोवैक्सीन की 1 करोड़ बन रही है देश में, तो मान लीजिए महीने में 7 करोड़ बन रही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा साल निकल जाएगा, अब भी हम लोग वैक्सीनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी इन्फेक्शन का प्रसार है, इसको अगर देखें तो ये काफी तेज है, लेकिन ये कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ हमको लेकर ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर के पांडे सर, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे। अभी जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर में लोग पैनिक होते हुए नजर आए, ऑक्सीजन की कहीं कमी नजर आई, तो कहीं ये भी देखने को मिला कि हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड नहीं मिल पाया। और आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया सरकार से कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके पेरेंट्स का क्या किया जाएगा, क्या उनको उनके पास रहने दिया जाएगा जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा? तो इसको लेकर किस तरीके का प्लान होना चाहिए सरकार का? सर, क्या सुझाव है आपका? देखिए, अगर पेरेंट्स संक्रमित हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ बच्चे रह सकते हैं, खाली मास्क पहन के रहना होगा, N95 मास्क पहनना होगा, खासतौर से पेरेंट्स को। अगर छोटा बच्चा है तो मास्क नहीं पहनेगा। दूसरी चीज, जो वेंटिलेशन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप एसी वगैरह ना चलाएं, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें, ज्यादातर एग्जॉस्ट फैन है तो वो चला के रखें और खुले में रखें। बच्चे को अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें कि अगर कोई कमियां हैं तो वो उसको पूरी करेंगे, लेकिन बच्चे को तो पेरेंट्स के साथ ही रहना होगा, उसमें कोई डर नहीं है। देखिए, 90% लोग फिर भी ठीक हो जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग ही बीमार होंगे तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। ये सेकेंड वेव जो सर आई है, मैं कुछ पॉइंट देना चाहूंगा, ये हमारे आपकी गलती से आई है। हमेशा 100 साल पहले भी इसको कहा जाता है बिहेवियर ड्रिवन होती है। हमारा आपका व्यवहार कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंड वेव आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर हम लोगों ने व्यवहार सही किया होता, लोग देखिए पार्टियां मना रहे थे, मास्क को भूल गए थे,
बिल्कुल हर चीज को फ्लाउट कर रहे थे। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पब्लिक नहीं मान रही थी, आप माने या ना माने, तब जाके फैला, इतना गांव गांव में फैल गया। गांव में कौन मास्क पहनता था, मुझे तो याद नहीं है। तो देखिए, अगर हम बिहेवियर को नहीं फॉलो करेंगे, देखिए इस कोविड को कंट्रोल करने में सर मैं बता दूं कि अगर ये 135 करोड़ का देश है तो 1/135 करोड़ मेरा भी रोल है, आपका भी रोल है, सारे पैनलिस्ट का है और हर इंसान का है जो हिंदुस्तान में रहता है। हमारा रोल 1/135 करोड़ होना चाहिए। हम कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सही बात है सर। लोग दूसरे से तो पूछते हैं, बड़ा आसान है सर पूछना। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। ठीक है सर जी। डॉक्टर अरोड़ा, अमित जी, सर तीसरी लहर ना आए इसके लिए हम सभी को अपने दिनचर्या में, अपने स्वभाव में, अपने बर्ताव में क्या परिवर्तन करना चाहिए सर, जिस बात को लेकर डॉक्टर के चिंतित हैं? देखिए, यहां पे मैं पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा। जब पहली वेव हमारी थी और उसके बाद जो है हमें लॉकडाउन में छूट मिली, तो आई वॉज द पर्सन, इफ यू कैन रिकॉल, कि जो मैं गाड़ी पे अपनी खड़े होकर के माइक लेकर के गली गली में गया था कि ये लॉकडाउन का खुलना ये हमारी आर्थिक मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी है, मानसिक मजबूरी है, ये हमारी मजबूती नहीं है। और आप अगर जो है इस तरह से फ्रीली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पार्टियां करेंगे, तो सेकंड वेव जो स्पेनिश फ्लू की 1917 में हमने फेस की थी, जब हमारी कुल पॉपुलेशन 35 करोड़ थी और 5 करोड़ लोग ने अपनी जान दी थी, तो मैं ये बोल रहा था लोगों को, और यू विल नॉट बिलीव, जब मैं ये अवेयरनेस फैला रहा था तो मेरी इस वीडियो को फेसबुक ने हटा दिया, मुझे बैन किया, यूट्यूब ने हटा दिया कि आप पैनिक फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट वाज द राइट टाइम, जब लोगों को जगाने का समय था। तो आज ये समय जो सेकंड वेव में, जब लोग इम्यूनिटी कमजोर है, मनोबल डाउन है, वहां पे तीसरी वेव की हम बात करेंगे, तो ये अच्छा समय नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सेकंड वेव खत्म हो जाए तो आप डेफिनेटली लोगों को अवेयर करें। तो अगर हम आज तो लोगों को ये कहें कि थर्ड वेव की चिंता नहीं करनी, कोई थर्ड वेव नहीं आ रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो आप पॉजिटिविटी फैलाएं, कोई थर्ड वेव नहीं आ रही है। मैं टीवी पे बैठ के बोल रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कोई थर्ड वेव नहीं आएगी। जिनको तैयारी करनी है वो बैठ के बातें करें, सरकार करे, बड़े बड़े डॉक्टर्स करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे। पब्लिक को मैं कहना चाहता हूं कि वी हैव सफिशिएंट फैसिलिटी, वी हैव सफिशिएंट ट्रीटमेंट, वी हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो नीड टू गो इन पैनिक। बड़े मजे से रहिए, बस 15 दिन में ये सेकंड वेव भी खत्म हो जाएगी। केवल 15 दिन का आपको पेशेंस दिखाना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है सर, सब अच्छा होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। इन्हीं अच्छी बातों पर समाप्त करते हैं, और हमारा भी मकसद यही है सर कि लोग पैनिक ना हो, बल्कि लोग जागरूक हों, लोग समझ पाएं कि तीसरी लहर ना आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मजबूती में नहीं मजबूरी में ही सही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महावेश का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं।